तो अब ना जैसे एटम के बारे में क्लासिफिकेशन ऑफ एटम की बात कर रहे हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एटम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एटम की बात, एटम को क्लासिफाई करते हैं। तो एक एटम में ना वहां पर अपन को पता है एटम में शेल्स होते हैं, शेल को अपन ऑर्बिट भी कहते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं और शेल्स। और जो एटम में शेल्स होते हैं ना वो अपन को पता है कि भाई ऐसे लिखते हैं अपन के एल एम एन ओ पी, ऐसे शेल्स अपन लिखते हैं। इट वाज गिवन बाय बोर्ड, के एल एम एन ओ पी ऐसे ना शेल को बोलते हैं। फर्स्ट शेल को के बोलते हैं, सेकंड को एल, थर्ड को एम, लाइक दैट। तो जो शेल्स होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, सो आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स, सब शेल्स में डिवाइड। तो ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल। सो जितने भी शेल्स होते हैं या ऑर्बिट होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। सब शेल्स जो होते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एस, पी, डी एंड एफ। ये इस टाइप से सब शेल्स होते हैं जो सब शेल अपन पढ़ सकते हैं, तो जो अपन को बताया जाता है। तो द सब शेल्स आर एस, पी, डी, एफ, दे आर द सब शेल्स। अब जीपी लिख लेते हैं पर ऐसे मतलब, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है फिल करने के लिए, इसलिए अपन जी वगैरह नहीं पढ़ते। अब अपन कहेंगे सर सबशेल जब लिखने ही थे अल्फाबेट तो एबीसीडी लिख लेते, तो इसको ए कर देते, बी कर देते, सी कर देते, डी कर देते, क्या प्रॉब्लम है? तो एक्चुअली क्या होता है कि जो सबशेल को डिस्कवर किया था कि शेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं सबशेल्स में, तो दैट डिस्कवरी वाज कैरिड आउट बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो एक इंस्ट्रूमेंटल पार्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें जो ये वर्ड आते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे शार्प वर्ड आता था तो उन्होंने शार्प का एस ले लिया, प्रिंसिपल वर्ड आता था तो प्रिंसिपल का पी ले लिया, डिफ्यूज्ड वर्ड आता था तो डिफ्यूज का डी ले लिया, फंडामेंटल वर्ड आता है तो फंडामेंटल का एफ ले लिया, जनरलाइज्ड वर्ड आता था तो जी ले लिया, लाइक दैट। लेकिन अपन ने कहा एफ से ज्यादा अपन को नहीं पढ़ना, तो इसलिए उन्होंने एस पी डी एफ लिखा और अपन भी यही लेंगे क्योंकि बुक्स में ये होगा तो अपन भी यही करेंगे, अपनी तरफ से अपन एबीसीडी नहीं लिखेंगे। तो उन्होंने इस वजह से कि भाई ये वर्ड्स काफी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं तो उन्होंने वही सब शेल्स बना। अब इनके लिए मैं एक ऐसे लिख लेता हूं, वैल्यू ऑफ एल। एल एक मतलब आप पैरामीटर्स ले लो जिससे में इनके बारे में काफी इंफॉर्मेशन निकालेंगे अपन। तो इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है इनके लिए, वो क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये फिक्स्ड वैल्यू क्या होता है और क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए अपन याद रख लेते हैं कि एल का वैल्यू एस के लिए क्या होता है, पी के लिए क्या होता है, डी के लिए क्या होता है, एफ के लिए क्या होता है, तो अपन याद कर लेते हैं। याद करना भी इजी है क्योंकि एस के लिए 0, 1, 2 और 3 ये वैल्यूज होते हैं, ऐसे बिल्कुल तो अपन याद भी रहेंगे। ये नंबर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा ये नंबर आए कैसे, मैंने आपको बताया वो बताऊंगा मैं आपको। तो इसका मतलब है हर एक शेल जो अपन बनाते हैं वो शेल्स, मान लो अपन एटम अगर ऐसे बनाना है अपन को, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, तो इसका मतलब आप मुझसे बोल रहे हैं कि फर्स्ट शेल एस पी डी एफ में डिवाइड होगा, ये भी एस पी डी और एफ में डिवाइड होगा, ये भी एस पी डी और एफ में डिवाइड होगा, लाइक दैट ईच सबशेल इज डिवाइडेड, ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू द सबशेल्स। Now these subshells are again divided into the sub-subshells. Each subshells are divided in sub-subshells. Sub-subshells. तो जो each sub-subshells में डिवाइड होंगे, एक्चुअली these sub-subshells are called orbitals. And the orbitals are those region where the probability of finding any electron is maximum. तो जो अपन से हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में जैसे अपन वो देखेंगे, मतलब हमें ये पता है सब शेल्स आर
मतलब अगर इनको भी डिवाइड करेंगे, मतलब ये जो सबशेल्स आपने लिखे हुए इनको भी मैं डिवाइड कर सकता हूँ सब सबशेल्स, और वो ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब ऑर्बिटल्स में। सो विल से दैट ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस होता है। ऑर्बिट ये एक पूरा सर्कल ऑर्बिट है, और ऑर्बिटल सब ऑर्बिट का भी सब, मतलब सब सब ऑर्बिट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। जैसे शेल को अपन ऑर्बिट भी लिख सकते हैं ना, तो अपन कहेंगे ठीक है सर कोई बात नहीं, मतलब अपन लिखेंगे कि सब सब शेल आर कॉल्ड ऑर्बिटल। तो अब इसमें अपन क्या कर लेते हैं, अपन ऐसे लिख लेते हैं number of orbitals of any subshell। किसी भी सबशेल का अगर मुझे नंबर ऑफ ऑर्बिटल कैलकुलेट करना है तो मैं उसको ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूं, 2l प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है in any subshell will be equal to 2 into 2l plus 1। ये हो जाएगा। तो अब जो आपने मुझे बताया सर ऐसे लिख के, एल का वैल्यू तो मुझे बताया, और आपने कहा भी था कि एल का वैल्यू आप बताएंगे, मतलब मैं बताऊंगा आपको एल का वैल्यू ऐसा 0 1 2 ऐसा क्यों। तो अपन कहेंगे भाई एल का वैल्यू अगर अपन को पता है तो अपन बता सकते हैं, फिर तो एस के लिए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो मैं वहां लिख लेता हूं इसकी जगह, यहाँ पर थोड़ा नीचे क्या मतलब दिख रहा है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन तो अपन लिख लेते हैं भाई, फिर तो अपन सबशेल उसके ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, 2l प्लस 1 से, और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसका ट्वाइस कर दूंगा। तो अगर मेरे पास सबशेल एस है तो उसके ऑर्बिटल एल का वैल्यू कितना होता है, एस के लिए 0, तो इसको 0 डाल देते हैं तो 1 आता है। पी के लिए अपन कहेंगे ऑर्बिटल्स कितने आएंगे, तो अपन कहेंगे एल का वैल्यू पी का 1 होता है, तो फिर 3 हो गया। डी के लिए एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो अपन कहेंगे डी के लिए ये वैल्यू 2 होगी तो 5 होगा। और एफ के लिए ये वैल्यू कितना होगा, तो अपन कहेंगे एफ के लिए ये वैल्यू 7 हो जाएगी, और अपन को पता है आपने कैसे कैलकुलेट किया। एल का वैल्यू आपने कहा कि अभी याद रख लो, मैं आपको बताऊंगा कि ये वैल्यू क्यों आते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ऑर्बिटल उसका डबल, आपने लिखा तो ट्वाइस ऑफ दिस, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि 7 है तो 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसका मतलब है एस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। और एफ में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 14। ठीक है भाई। अब तक अपन को पहले यह पता था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल इज, इन शेल अपन लिखते थे दैट इज 2n², ऐसे लिखते थे 2n²। The formula which is given by Bohr, where n is number for the shell। अगर फर्स्ट शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल है तो 4 into 2 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल है तो 9 into 2 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ शेल है तो 16 into 2 32 इलेक्ट्रॉन, लाइक दैट वी कैन राइट, राइट। तो एटम में ऑर्बिट होते हैं, हर एक ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, और सब ऑर्बिट सब ऑर्बिट में डिवाइड होता है, दे आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। ऐसे होता है एटम। अब अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, अब आप ये एसपीडीएफ से थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो। अपन फोर्थ मॉडल ऑफ एटम पढ़ेंगे, बट फोर्थ मॉडल ऑफ एटम से थोड़ा सा अपन डिस्कशन और कर लेते हैं तो अपन को पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हटा रहा हूं, और जो मैंने आपसे कहा वो उसके बेसिस पे अपन थोड़ा सा शुरू करते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तो अपन फोर्थ मॉडल ऑफ एटम इजीली पढ़ पाएंगे। तो ये अपना क्लासिफिकेशन ऑफ एटम था। अब अपन फोर्थ मॉडल ऑफ एटम पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को कैसे बताना है, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं भाई। कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर जैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते थे अपन कि भाई 2, 8, 18 लाइक दैट अपन लिखते थे पहले, तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के सर्टेन रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो इसमें भी अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो देयर आर सर्टेन रूल्स। तो रूल्स जो उसमें होते हैं, उसमें से फर्स्ट रूल जो है वो होता है आफ्बा प्रिंसिपल। सो अपन यहां पर लिख लेते हैं रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। रूल्स फॉर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन बता सकते हैं। What are the rules which we are going to write for electronic configuration? So rules for writing the electronic configuration अपन बता सकते हैं, ठीक है। So we'll write that अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो वेरी फर्स्ट रूल we'll write that is Aufbau principle. Aufbau principle is the very first rule. Aufbau principle, that is, ठीक है, rules for writing the electronic configuration. So we can say that rules for writing the electronic configuration में Aufbau principle is, Aufbau का मतलब होता है decreasing order. Aufbau is not a name of a scientist है, ये साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड में अपन Aufbau का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो दिस इज अ ग्रीक वर्ड और इसका मीनिंग होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इसका मीनिंग होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऐसे। तो अकॉर्डिंग टू Aufbau प्रिंसिपल क्या होता है, the electrons are filled in the subshells. Electrons are filled in the subshells, in increasing order of their energy, in increasing order of their energy, order of their energy. तो अपन कहेंगे सर ये तो हमें पहले से पता है, बस हमें ये पता था कि आप इलेक्ट्रॉन तो फिल करते हो, लेकिन पहले आप ये बोलते थे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द शेल फिल करते हैं। सबसे अगर मान लो हाइड्रोजन एटम होता तो सबसे कम एनर्जी किसकी होती, फर्स्ट शेल की, फिर सेकंड शेल की, फिर थर्ड शेल की। तो जिसकी एनर्जी कम होती है उसको अपन पहले फिल करते हैं। तो इसकी एनर्जी सबसे कम थी इसलिए अपन उसे पहले फिल करेंगे। तो जिसकी एनर्जी कम होगी, सो इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द शेल्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द शेल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन अपन फिल किसको करते हैं पहले, जो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा ही हमें फिल करना होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द, यहां पर शेल करते थे, अब सब शेल लिख रहे हो और क्या। तो अब ये बताओ, शेल की एनर्जी तो हमें कैलकुलेट करना आता है बोर के फॉर्मूले से, E is equal to -13.6 z²/n² से। ये सबशेल का एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सबशेल तो आपने एसपीडीएफ बताया। तो अपन कहेंगे द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सबशेल इज कैलकुलेटेड बाय द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबशेल is calculated by n plus L rule, n plus L rule। अब n जो होता है वो नंबर फॉर द शेल है वहां पर, where n is number for the shell, where n is number for the shell, and L is
value for and the value of L for S equal to 0, P equal to 1, बाकी अपन को पता है ना। L का वैल्यू मैंने आपसे कहा था आप L का वैल्यू अभी के लिए याद रख लो, मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों आता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे, वो फैक्टर्स मैं आपको बताऊंगा। तो अपन क्या करेंगे, ठीक है, अब ये n प्लस एल रूल बता दो। तो अपन पहले कहेंगे ठीक है n प्लस एल रूल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे n प्लस एल रूल में we'll say that एक तो अपन लिख लेंगे दैट इज शेल की बात कर लेते हैं, एक छोटा सा वो बना लेते हैं अपन शेल। तो ये तो हो गए सब शेल, अपन लिख लेते हैं इसके। तो शेल 1, शेल 2, शेल 3, 4, 5 ऐसे अपन बना सकते हैं। फिर अपन लिख सकते हैं दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अपन लिखेंगे तो 2n स्क्वायर कर लेते हैं। तो अपन कहेंगे इसमें 2 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 18 होते हैं, इसमें 32 होते हैं, इसमें 50 होते हैं एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मुझे पता है। अब अगर सब शेल लिखूंगा तो आपने कहा था कि भाई ईच शेल इज डिवाइडेड इनटू सब शेल एस पी डी एफ, इसमें भी एस पी डी एंड एफ। तो ये भी एस पी डी एफ, ये भी एस पी डी एफ और ये भी एस पी डी एफ, इस टाइप से अपन लिख सकते हैं। तो ये अपन ऐसे बता सकते हैं। सो ठीक है, वी गॉट दैट लाइक दिस। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे ठीक है, तो ये एक टेबल छोटा सा बना लेते हैं अपन और फिर चेक करते हैं अपन को क्या करना चाहिए। देखो भाई फर्स्ट शेल में अब अपन को एक बात और पता होता है, वो मैं अभी के लिए आपको बता रहा हूं ऐसे कि एनर्जी ऑफ, है ना, दैट इज एनर्जी ऑफ S is less than P is less than D is less than F। मतलब S की एनर्जी कम होती है P से, P की एनर्जी कम होती है D से और D की एनर्जी कम होती है F से। मतलब किसी भी शेल में जो भी शेल हैं उनको SPDF में अगर आप डिवाइड करोगे तो इनमें भी आपस में आप पहले किसको फिल करोगे, S को, फिर किसको P को, फिर किसको D को, फिर किसको F को। मतलब अपन को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में ही फिल करना है, जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसको पहले फिल करेंगे। तो इसका मतलब है हर बार मुझे किसी भी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं तो सबसे पहले मुझे किसको फिल करना होगा, S को, फिर P को, फिर D को, फिर F को। इसलिए अपन ने उसको SPDF ऐसे सीक्वेंस में लिखा था। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब फर्स्ट शेल की बात। अब जैसे अपन लिखते हैं, अपन को पता है S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है और F में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ये अपन ने पढ़ा SPDF को, ये 14 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो अपन क्या करेंगे भाई, ये ना अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना सब शेल में वो अपन ऐसे लिखते हैं, S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर एक होगा तो ऐसे लिख देंगे। P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मतलब ऐसे पावर में इलेक्ट्रॉन लिखना होता है। अगर P में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन तो P की पावर 3 लिख देंगे, वो इलेक्ट्रॉन को पावर में लिखना होता है। D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लो P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे लिख देना, P में 2 इलेक्ट्रॉन पावर में। तो चलो फिर लिखते हैं। अब देख फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले मुझे S को फिल करना था तो कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए। अब तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, मतलब ये सब 0 0, तो फिर इनका रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब ये तीनों फर्स्ट शेल में एब्सेंट होता है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अकोमोडेट कर सकता है, तो फर्स्ट शेल में सिर्फ 2 हो, मतलब s ऑर्बिटल होता है। तो सेकंड शेल में
तो अपन कहेंगे सेकंड शेल में तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास 8 है तो 6 इसमें होंगे, मतलब these two are absent। थर्ड में मेरे पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 10 होगा, ये एब्सेंट है। थर्टी टू होगा तो ये 2 होगा, 6 हो गया, 10 हो गया और 14 हो गया, तो 32 हो गया। जब 50 होगा तो इसमें 2 होगा, इसमें ऑब्वियसली बात है 6 होगा, इसमें 10 होगा, इसमें 14 होगा। मैं जी भी लिख सकता हूँ लेकिन उतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है अपन को। जी में 18 हो जाएगा, 2l+1। अगर l का वैल्यू इसके अपन ने लिखा था ना 2l+1, तो s के लिए 0 होता है, p के लिए 1, 2, 3, इसके लिए 4। अगर ये 4 लिखूंगा तो 8 + 1 9 हो गया। 9 ऑर्बिटल्स होंगे तो ऑब्वियसली बात है 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। वो ऑर्बिटल अपन देखेंगे कैसे बनाना, राइट? तो ऐसे अपन बता सकते हैं कि किसमें कौन सा शेल किसमें कौन सा शेल प्रेजेंट होगा, ठीक है? तो वो अपन बता सकते हैं, राइट? ठीक है। अब मुझे ये पता चल गया कि अगर फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, सेकंड शेल में s और p दोनों होते हैं, सब शेल की अगर अपन बात करें तो एनर्जी हो जाएगा। तो अपन को ये पता चल गया फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, सेकंड शेल में 2s भी होता है और 2p भी होता है। थर्ड शेल में 2s भी होता है, 3s भी होता है, 3p भी होता है और 3d भी होता है। फोर्थ शेल में 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d भी होता है और 4f भी होता है, एंड सो ऑन। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ s होता है, p d f एब्सेंट, लिखा गया। अब होता क्या है कि वो कहते हैं भाई इन सबको मिक्स कर दो आप, ये सारे के सारे सब शेल्स हैं, s p d f ऐसे सब आपस में शेल्स, और आप क्या करो इन सबको मिक्स करके जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी पहले उसको फिल करो। तो अपन कहेंगे वो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज्यादा है? तो कैलकुलेट करो, कैसे? n+l रूल से। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मैं n+l रूल देख लेता हूँ, और n+l रूल के लिए अपन क्या करेंगे, एक फिर छोटा सा टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर अपने पास सब शेल्स हैं, ठीक है? थोड़ा टेबल बना, ऐसा करो, थोड़ा इधर को बना लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास सब शेल है। अब अपन क्या करेंगे, देखो भाई जो भी सब शेल आप लिखोगे, ये तो पक्का है कि पहले फर्स्ट शेल को लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले फर्स्ट शेल को लिख लेता हूँ, उसमें सिर्फ 1s होता है। फिर 2s लिखूंगा, फिर 2p लिखूंगा क्योंकि p की एनर्जी ज्यादा होती है 2s से। फिर 3s लिखूंगा, फिर 3p लिखूंगा, फिर 3d लिखूंगा। अब 3f तो होता ही नहीं, तो 4s लिखूंगा, 4p लिखूंगा, 4d लिखूंगा, 4f लिखूंगा, फिर 5s लिखूंगा, एंड सो ऑन। अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, n+l से आप एनर्जी बताओगे, ठीक है? n+l लिख के आप एनर्जी बताओगे। तो n जो होता है वो ये नंबर होता है और l जो होता है वो s के लिए 0 होता है। तो इधर n इज द शेल नंबर 1 और l का वैल्यू क्या होता है, s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0। तो अपन कहेंगे अच्छा 1 + 0 हो जाएगा, वो l का वैल्यू फॉर s इज 0। अच्छा तो फिर इसमें 2 + 0 लिखना पड़ेगा इसका मतलब, क्योंकि 2s है और 2p है तो इसका मतलब है 2 शेल हो गया और p के लिए l का वैल्यू 1 होता है, तो 1। तो 3s के लिए अच्छा आप 3 + 0 लिख पाओगे और ये 3 + 1 लिख पाओगे और ये 3 + 2 लिख पाओगे और ये 4 + 0 लिखोगे, ये 4 + 1 लिखोगे, ये 4 + 2 लिखोगे, 4 + 3 लिखोगे और ये 5 + 0 लिखोगे, एंड आगे भी लिखोगे। तो आपने बस बंद कर लिया कि उतना ही, मतलब अब लिखना आ गया। दिस इज इक्वल टू एनर्जी, तो अपन कहेंगे दिस विल बी इक्वल टू एनर्जी, तो ये 1 है।
ये 2 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 5 है। बड़े अजीब से नंबर आ रहे हैं। चलो एनर्जी लिखते हैं of substance. So we'll write the energy of substance. Of substance. अब अगर एनर्जी ऑफ द सबशेल अपन लिखेंगे ना यहाँ से, ये जो गिवन है अपन को, तो सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। तो 1s की एनर्जी कम होगी 2s से, क्योंकि अब 1 के बाद 2 था, लेकिन 3 तो 2 में प्रेजेंट है। 3 तो 2 में प्रेजेंट है। अगर 3 2 में प्रेजेंट है ना, इसमें और इसमें, तो जिसके लिए n का वैल्यू छोटा होगा अपन उसको प्रेफरेंस देंगे। तो गिव प्रेफरेंस टू लोअर वैल्यू ऑफ n। अगर दो एनर्जी के वैल्यू सेम आ जाए, तो जिसके लिए n का वैल्यू छोटा होगा आप उसको प्रेफरेंस दो। तो इसके लिए n का वैल्यू 2 था, इसके लिए 3 था, तो मैं इसको प्रेफरेंस दूंगा। मतलब आप फिर 2p को लिखोगे, तो मैं 2p को लिख देता हूं भाई, ये 2p हो गया। फिर 3s हो जाएगा। 3s के बाद 3p के लिए 4 तो मेरे पास 2 आ रहे हैं, ये वाला और ये वाला, 2 4 आ रहे हैं ना अपने पास। एक ये वाला था, ये वाला तो 5 था, ये वाला 4 था, तो ये 2 4 आ रहे हैं मेरे पास, ये नहीं 3p आ रहा है, ऊपर नीचे हो रहा ना। तो अपन कहेंगे देख 3p और मतलब ये और ये, इसको हटा लेते हैं। अब अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों के लिए वैल्यू 4 आ रहा है, इसका मतलब मुझे पहले 3p लिखना पड़ेगा। तो मैं 3p लिखता हूं, और 3p के बाद तो मैं कहूंगा 3d तो नहीं लिख सकता। क्यों? उसके लिए 5 है ना, मुझे 4 पहले लिखना चाहिए, मतलब मैं 4s लिखूंगा पहले। अब 4 वाले सारे खत्म हो गए, अब 5 की बात करते हैं। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और 5 इसमें भी है, तो मुझे n के वैल्यू के हिसाब से लिखना चाहिए। तो n का वैल्यू सबसे छोटा इसके लिए है, तो मैं लिखता हूं 3d। फिर n का वैल्यू 4p के लिए आएगा, फिर n का वैल्यू 5s के लिए आएगा। अब ये 5 हो गया। अब 5 के बाद 6 किसके लिए है? तो 6 अपन कहेंगे ये तो ये वाला था, तो 4d के लिए 6। तो अपन कहेंगे सर ठीक है, समझ में आ गया आप कैसे कर रहे हो कि अगर दो वैल्यू सेम है तो जिसमें n का वैल्यू छोटा होगा आप पहले उसको प्रेफरेंस दो। तो ठीक है, आप इसको ऐसे अपन लिख लेंगे नंबर्स। अब अपन क्या करेंगे, अब लिखेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये लिखना आ गया अपन को n प्लस l टू से, और भी लिख सकते हैं अपन भाई। अब 5 तक पहुंच गए, अब 6 को लिख लेना, 4d के बाद 6 हो गया, अब 4 f लिख लेना, 7 लिख लेना। तो इसका फायदा क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो लिख के दिखाओ कैसे फायदा हुआ मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का फायदा। तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं, इसको हटाते हैं और इससे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अपन को ये पता है कि किस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उनको पता है। ठीक है, किस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वो अपन को पता है। तो अपन उसके बेसिस पे अपन लिखेंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो n प्लस l रूल भी पता था तुमको, तो ऐसे लिखा। अब देखो कैसे अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मान लो मैंने कहा मुझे हाइड्रोजन के, तो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं और हाइड्रोजन, तो इसका एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, तो इसके लिए तो 1s1 हो गया बस। पावर में लिखना होता है इलेक्ट्रॉन, ये sp सबशेल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हाइड्रोजन एटम का। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, हीलियम लिख के बताओ। तो अपन कहेंगे एटॉमिक नंबर, ये एटम हो गया, यहाँ पर अपन एटम लिख लेते हैं, यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, तो अपन लिखेंगे 1s2। तो अगर लिथियम होगा तो अपन लिखेंगे कोई बात नहीं, लिथियम विल बी 3, तो लिखेंगे 1s2, और s में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब 2s1 लिखना पड़ेगा। या 3 इलेक्ट्रॉन्स,
अच्छा अच्छा, तो फिर अगर कार्बन होता तो कोई बात नहीं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, क्योंकि इसमें 2 ही आते हैं, 2s में भी 2 आ सकते हैं। अब 2p आएगा जिसमें अब 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, तो 2 बचे हुए। तो अगर मैं ऑक्सीजन लिखूं तो कोई बात नहीं, ये 1s2, 2s2 और 2p, ये 4 हो गए, 4 और बचे हुए हैं तो 4 लिख देता हूं। अच्छा, तो फिर मैं नियन लिखूंगा तो नियन में तो 10 होते हैं, तो 10 होंगे तो 1s2, 2s2, p 2p 6 हो जाएगा, लो 10। अगर क्लोरीन एटम लिखा तो अपन कहेंगे 17 होता है, तो अपन लिखेंगे 1s2, 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2 और 3p5, 3s पर 3p को क्या करना। तो अच्छा, फिर अगर मुझे सपोज करते हैं कैल्शियम फिल करना है, तो कैल्शियम में तो 20 होगा, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 18 हो गया। तो 3p के बाद मुझे 4s फिल करना होता है, तो 4s2, लो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर मान लो मैं Fe लिखता हूँ, फिर बताओ, तो अपन कहेंगे Fe तो 26 होता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d6, क्योंकि यहां तक अपने पास 20 इलेक्ट्रॉन हो गए थे जो अपन ने लिखे, तो बाकी 26 के लिए अपन 3d6 लिखे। आप पहले 4s, सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा समझा नहीं। मतलब इस ये वाला, हाँ सर सर हम वो लोग को थोड़ा पेंसिल वाला याद रखना पड़ेगा पूरा। हाँ याद रखना पड़ेगा और क्या, मतलब तभी तो कैलकुलेट करके दिखाया, तो समझने के लिए मेरे ख्याल से उसमें कुछ था नहीं। देखना भाई, पहले एस फिल कर दो, फिर पी, पहले 2s फिल करो, फिर 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3 फिर 4s, ऐसे फिल करना होता है। तो उसमें समझने के लिए है ही नहीं, उसमें तो सीधा सीधा है, आपने एनर्जी कैलकुलेट किया और उसके हिसाब से अरेंज कर लिया। अब इसको याद कर लो भाई, इसको अपन याद करेंगे ना लिख के। तो अब मान लो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो अपन कहेंगे पहले फिर इसको फिल करो, 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 मतलब, और अपन को पता है एस में 2 से ज्यादा नहीं लिख सकते, पी में 6 से ज्यादा नहीं लिख सकते। तो अच्छा ठीक है, फिर इसका मतलब है कि अगर मैं सोडियम लिखूं तो उसमें क्या है, सोडियम 11 होता है, तो पहले 1s में, फिर 2s में, 1s2, 2s2, लो 2p6, भाई हो गया। 3s1. हो गया ना, बताओ Yes, sir. कोई डाउट है यस तो सर। बोलो। अगर एल्यूमिनियम होता, मान लो अपन लिखते हैं कि मेरे पास एल्यूमिनियम है, तो अपन 13 लिख देते हैं, 30 लिखते हैं, तो ऐसे कर लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p1 हो जाता है, लो 13 हो गया। भाई पहले आप 1s फिल किया, फिर 2s फिल किया, उसमें 2 से ज्यादा होते नहीं, फिर 2p फिल किया क्योंकि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, और फिर 3s फिल किया और फिर इसमें 3p। तो यहां तक अपन इलेक्ट्रॉन काउंट करते रहेंगे, 2, 4 और फिर 6, तो 10 हो गए और 2 12 हो गए, तो अभी पीवी यूज करना पड़ेगा। हो गया। अब बताओ क्या डाउट है ना, अपन को वो याद रखना पड़ेगा और क्या, बोलो। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, वो याद होना चाहिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। किसी को डाउट है तो बोलो, अभी भी कोई डाउट है तो, है ना। तो अपन कहेंगे सर अगर इतना याद रखना ही है तो आपको प्रिंसिपल की जरूरत क्या थी। अब अपन इसको शॉर्ट बनाते हैं, छोटा करते हैं। अपन क्या करेंगे, आफ्टर प्रिंसिपल को मैं ना ऐसे लिखता हूँ, देख ऐसे लिखने में तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, इसको मैं इसको 1s लिख लेता हूँ, 2s 2p लिख लेता हूँ। अपन को पता है सेकंड शेल में सिर्फ s और p होता है, d नहीं होता। फिर 3s 3p 3d होता है, 3f नहीं होता। 4s 4p 4d 4f होता है। 5s 5p 5d 5f 5g होता ही नहीं, पर को g की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 6s 6p
6D 6F 7S 7P ऐसे अपन और भी लिख सकते हैं। ऐसे तो लिख सकते हो। फर्स्ट शेल में सिर्फ 1S होता है, सेकंड में 2S 2P होता है, थर्ड में 3S 3P 3D होता है, फोर्थ में SPD चारों होते हैं, फिर सब में SPD चारों होते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं ना? सर ये जो एलिमेंट्स आपने बताए वो कहाँ तक याद होना चाहिए? भाई अभी अपन को एटॉमिक नंबर 32 तक एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम मुझसे बोलोगे कि सर 83 का लिखो, हार्डली इट विल टेक 30 सेकंड्स। इससे नहीं, इससे लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं इससे लिखूंगा क्योंकि मुझे पता, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना मैं, फर्स्ट शेल में सिर्फ 1S आता है, सेकंड शेल में S और P आता है, थर्ड शेल में SPD आता है, फोर्थ शेल में SPDF भी आता है, मतलब F जो है वो फोर्थ शेल से शुरू होता है। ये तो बता सकते हैं ना अपन। किसी का डाउट नहीं ऐसे लिखने में? ठीक है। वो सर अब देख मैं क्या करूंगा। अब ना मैं इसको ऐसे लिखता हूँ स्लांट में, 2 बार एक एक को कट कर देता हूँ ऐसे स्लांट, 2 बार 2 को कट करता हूँ। अब ये नहीं कहना सर कंसेप्ट क्या है, कोई कंसेप्ट नहीं है, मैं तो बस याद रखना 2 बार एक एक, 2 बार 2 2 बार 3 2 बार 4 अच्छी बात है, ऐसे खेलना है तो आराम से खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ करना क्या है? अपन पता क्या करेंगे, ये जो मैंने स्लांट ऐसे लाइन बनाया ना, इसमें देख इलेक्ट्रॉन ऐसे, अपन को लेकिन एक बात अच्छे से पता है, एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, डी में 10 और एफ में 40 इलेक्ट्रॉन। अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि देख भाई, अपन पहले एस को फिल करेंगे, और जब एस फिल हो जाएगा तो पहले अपन ना यहाँ से एरो के टेल से शुरू किया करेंगे, उस एरो के बीच में जितने आए उनको फिल करता जाऊंगा। जब हेड पे आया तो वापस मुझे टेल पे जाना होगा नेक्स्ट वाले के, फिर उधर जितने भी आएंगे वो सब फिल करूंगा, फिर नेक्स्ट वाले एरो के टेल पे जाऊंगा, फिर 2p को फिल करूंगा, फिर 3s को फिल करूंगा, फिर नेक्स्ट वाले के टेल पे जाऊंगा। इसके बीच में 3p आया, फिर 4s आया, फिर नेक्स्ट वाले के टेल पे जाऊंगा, फिर 3d फिल करूंगा, फिर 4s फिल करूंगा, फिर 5p फिल करूंगा, फिर नेक्स्ट वाले के टेल पे जाऊंगा। अब तुम देखना, उसको देखना है ये वाले को, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं पहले 1s फिल कर रहा हूं, फिर टेल पे जाके 2s को फिल कर रहा हूं, फिर टेल पे जाके 2p फिल किया, फिर 3s फिल किया, फिर टेल पे जाके अपन ने 3p फिल किया, और 3p के बाद 4s, और 4s के बाद मैंने 3d को फिल किया, और 3d के बाद 4p को, 4p के बाद 5s को, 5s के बाद फिर 4d को। बिल्कुल यही आ रहा है, और ये लिखना बड़ा इजी है। भाई आपने क्या किया था, ऐसे लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 5f 6 spdf 7 spdf 8 spdf लाइक दैट। आपने क्या लिखा था, 2 बार एक एक, 2 बार 2 2 बार 3 3, 2 बार 4 4। ना सर कोई पीएम मोदी करके ज्वाइन किया, अभी गायब हो गया। कोई बात नहीं, सब भी जस्ट गया वो। कोई बात नहीं, वो पता है, मतलब जैसे कभी कभी होता ना, कोई बात नहीं, वो बता दिया था वैसे मुझे, शुभ ने बता दिया था कि कोई मतलब पीएम मोदी के नाम से ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, अपन लोग इतने बड़े हो गए कि मतलब पीएम मोदी भी अपन को ज्वाइन कर रहे हैं, देखो। ठीक है ना?
पीएम मोदी को भी अफवाह प्रिंसिपल सीखना है। चलो ठीक है। अब वो ऐसे नाम से भी ज्वाइन कर रहा है ना कि अपन कुछ बोल भी नहीं सकते। इतना बढ़िया नाम है अपने पीएम का। चलो भाई, मोदी, मोदी। चलो, इतने ग्रेट नाम से ज्वाइन कर रहा था इसलिए अपन उसको कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अपन मीटिंग को मैंने वेटिंग रूम इनेबल किया। तो अगर किसी को ना मतलब कोई बाहर चला जाता है, आने के लिए वेटिंग रूम में होगा, तो मैं उसको ज्वाइन करवा लूँगा, आप टेंशन नहीं लेना। हाँ जी, तो अपन बात कर रहे थे 2 बार 1-1, 2 बार 2-2, 2 बार 3-3, 2 बार 4-4 अपन इस टाइप से ऐसे बता। अब बिल्कुल एग्ज़ैक्टली अपन को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन फिल करना बहुत आसान है। अब आप कहो कि भाई सर मुझे 17 मतलब मुझे ना क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो मैं पता क्या करूँगा? मैं कहूँगा देख भाई 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 2 बार 1-1 बताया था सबने, 2 बार 2-2 बताया था सबने, 2 बार 3-3। इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन तो लिखने हैं। 2 4 6 12 हो गया मेरे पास। ये हो गया। बड़ा ईज़ी था। अब मान लें मेरी मर्ज़ी। और बड़ा मतलब ये जो 2 बार ऐसे लिख रहे हैं अपन, बड़ा मस्त है पता है। एरो इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, एरो में। इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इधर 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, इधर 18 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। नंबर देखो कितना बढ़िया आ रहा है। इधर 32 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। मतलब ये नंबर्स अपन कहीं न कहीं जानते हैं, इन नंबर्स को। मतलब इतना बढ़िया तरीके से नंबर्स ऐड हो रहे हैं, तो ठीक है, अपन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है। मान लो तुमने मुझसे कहा, "सर, ज़रा 83 का लिख के बताओ।" बिस्मथ, लेड 82, बिस्मथ 83, पोलोनियम 84 लाइक दैट, कोई भी बोल सकता है। ज़रा जल्दी से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ आपको प्रिंसिपल से। तो मैं ये थोड़ी करूँगा, मैं तो ऐसे लिखूँगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s। अब जरा जल्दी से कट करता हूँ। 1 2 3 2 बार 2-2, 2 बार 3-3 और 2 बार 4-4। देखते हैं और आगे जरूरत पड़ेगी कि नहीं। 7p 7d ठीक है, इधर 8s ऐसे अगर जरूरत पड़ेगी तो बनाऊंगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। मुझे पता है एक एरो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में 2 होते हैं, थर्ड वाले में उधर लिख लेता हूँ, इधर इधर ये लिखा होगा, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 18 इसमें 18। मतलब सारे फिल करोगे तो 10 इसके 6 इसके 2 इसके तो 18 तो होगा, यस राइट। अपन कहेंगे 18 2 जा 36 और ये 10 और ये भी 10 20 प्लस 36 56। मतलब जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा ना 2s तक तो 56 हो जाएगा। यस सर। तो अब मैं यहाँ पर जब वापस आऊंगा ना इसमें तो 14 यहाँ ऐड कर लूंगा, तो 56 प्लस 14 कितने होते हैं? एफ में टोटल 14 आते हैं ना, मुझे 83 तक जाना है, इसलिए मैंने पूरा फिल कर दिया इसको। तो 56 प्लस 14 70 70 और प्लस 10 80 ले भाई तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे बताना पड़ा इसलिए टाइम लग रहा ये था। मेथड अच्छा है, इजी है ये इसलिए वाला मेथड। मतलब देखो पहले मैंने इसलिए डराया तुमको कि याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें लग रहा था पता नहीं यार ये याद कैसे रखें, याद रहेगा कैसे, ये हर बार n प्लस एल रूल करेंगे क्या? तब मैंने फिर बताया आपको नहीं ये बड़ा इजी है, तो मुझे कोई भी मेथड दो मैं फट से कैलकुलेट करके बताता हूँ। सर इसमें जब अगर हमें सब कुछ लिखना होगा तो बस हम लास्ट वाले ही लिखेंगे ना, हाँ। या पूरा लिखते बैठे? अरे नहीं, अपन क्या करेंगे, अपन ये जो है ना इसके लिए, अब मैं तुम्हें एक और वो पार्ट बताता हूँ। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिख सकता हूँ। मैं सिर्फ नोबल गैस यूज कर सकता हूँ। मतलब मैं 17 के लिए इसको हटा सकता हूँ, इसको नियॉन लिख सकता हूँ। मतलब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन लिख के 3s2 और 3p5 लिख दूंगा।
ओके यस सर। सार्थक अपने क्लास में है ना? सर 2 सार्थक है अपने क्लास में। सार्थक मुलिक है कर दिया। चलो कोई बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे, तो ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, सर एक काम करते हैं ना, इधर तक आपने कहा था 54 हो गया, तो ले भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 54 क्या होता है, ज़ेनॉन हो गया। क्या बचा, अपन ने नियरेस्ट नोबल गैस यूज कर लिया, लो हो इलेक्ट्रॉनिक। किसी को डाउट है तो बोलो। नो सर। किसी को डाउट नहीं, इसका मतलब एवरीथिंग इज वेरी ठीक है ना। यस सर। तो ये अपना अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा आज। तो आप किसी भी एटम के लिए लिखना, अभी आयन के लिए नहीं लिखना, मैंने आयन के लिए बताया नहीं आपको क्या करना, आप एटम के लिए लिख सकते हो। तो आज अपन यही रुक जाते हैं, बताओ बोलो। यस हाँ सर, ओके सर। थैंक यू सर। थोड़ा संडे मना लेते हैं।